हेलो गाइस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। आप अगर यूपीएससी कर रहे हो या आप जेपीएससी कर रहे हो या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी कर रहे हो या आप ग्रेजुएशन में हो या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हो और आपको उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना होगा, तो बिलीव मी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं इसमें काफ़ी डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मॉडर्न हिस्ट्री को समझाने का कोशिश करूँगा। तो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करके मुझे फीडबैक दें ताकि मुझे भी पता चले कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो अच्छा है या नहीं है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कि यूरोपियंस जो हैं वो कैसे भारत में आए। ठीक है। सेकंड है ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट एंड एक्सपेंशन, कि कैसे ब्रिटिश एक रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन और पूरे के पूरे रीजन को कैसे वो कंट्रोल करते हैं, कैसे अनेक्स करते हैं, कैसे उसको कब्जा करते हैं। ठीक है। और कैसे फैलते हैं वो। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव लीवर्स ऑफ द एम्पायर, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी कैसा था, पुलिस को कैसे कंट्रोल किए, ब्यूरोक्रेसी, आईएएस और आर्मी के दम पे कैसे वो पूरा सिस्टम को कैसे बनाते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। फिर है रेबेलियंस एंड रेजिस्टेंस, इसमें हम देखेंगे कि जो भी ट्राइबल्स रेबेलियंस वगैरह हुआ था, जैसे चूअर हो गया या मुंडा हो गया, पैका रेबेलियंस हो गया, ये सारे को हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, इसमें हम उसके काउज, इम्पैक्ट और पूरा डिटेल में पूरा रिवोल्ट ऑफ 1857 को समझेंगे। फिर है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में जितने भी रिफॉर्मर्स थे, सती हो गया, इन्फेंटिसाइड और जो भी चाइल्ड इशूज़ था, जो वुमेन्स इशूज़ था, उस सबको हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिर है राइज ऑफ नेशनलिज्म, जिसमें हम 1885 से स्टार्ट करेंगे, जो जब कांग्रेस बनी थी उस वहाँ से लेकर 1947 तक जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में जो आए हैं, जिनका रोल था, सबको कवर करेंगे। और जो बच जाएगा उसको हम लोग मिसलेनियस में कवर कर लेंगे। तो आज का वीडियो होगा, पूरा का पूरा वीडियो होगा, छोटा ही वीडियो मैं रखूंगा और पूरा वीडियो होगा एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे पोर्चुगीज़ को। तो पोर्चुगल जो है वो सबसे पहला यूरोपियंस थे जो भारत में आए थे। 1498 1498 में कालीकट एक जगह का नाम है केरला में, वहाँ पे वास्को ड गामा आया था। उस टाइम कालीकट का जो राजा था वो था जैमोरिन, एक हिंदू राजा था जो वास्को ड गामा को रिसीव करता है। कहाँ पे? कालीकट पोर्ट पे 1498 में। तो जब पोर्चुगीज आए, वास्को ड गामा आया, तो वो देखा कि यार यहाँ पे तो हम लोग यहाँ से बहुत अच्छा ट्रेड हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या था, स्पाइस था। मालाबार रीजन में, जो केरला वाला रीजन है, वहाँ पे स्पाइसेस मतलब क्या होता है? स्पाइसेस मतलब मसाला, मसाला बहुत होता था। तो वहाँ पे देखा तो यहाँ से बिजनेस बहुत अच्छा हो सकता है। तो उन लोग उसी के अराउंड अपना ट्रेडिंग स्टेशन बनाया। कालीकट में बनाया, कोच्चिन में बनाया, कैनानोर में बनाया। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन पोर्चुगीज़ का ट्रेडिंग स्टेशन नहीं था या था। तो आपको याद रखना है कि कालीकट, कोच्चिन, कैनानोर पोर्चुगीज़ का ट्रेडिंग स्टेशन था। कैपिटल इनका कोच्चिन था 1510 से 30 के बीच में। देन हो गया गोवा, फिर बाद में गोवा हो गया था निनोडा कुन्हा के टाइम में। तो चलिए, पहला जो इनका गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को डे अल्माइडा, जिसका ब्लू वाटर पॉलिसी था। पूछेगा ब्लू वाटर पॉलिसी किसका था, तो वो था फ्रांसिस्को डे अल्माइडा का। और ये था क्या एक्चुअली, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी एक्चुअली था जिसमें इनका कहना था कि हम लोग को ओशियन से कनेक्टेड रहना है। मतलब ओशियन जो है, कोस्टल एरिया है, वहीं पे हम लोग को कोस्टल एरिया के पास रहना है, ओशियन के नियर में रहना है, सी के नियर में रहना है, ताकि हम लोग सी को कंट्रोल कर सके। देखिए, उस टाइम का सबसे मेन जो जितना भी ट्रेड होता था वो पानी में होता था, मेराइन में होता था, मेरीन में होता था, ठीक है, सी में होता था। तो सी को कंट्रोल करने के लिए इन लोग, ये ब्लू वाटर पॉलिसी था। दूसरा है कार्टेजेस सिस्टम। ये क्या था? तो ये था कि जहाँ पे भी ये कंट्रोल किए हुए थे सी में, वहाँ पे अगर किसी और को ट्रेड करना है तो उनको परमिशन लेना होता था, परमिट लेना होता था। तो वो परमिट किन से लेना होता था? पोर्चुगीज से। तो यही था कार्टेजेस सिस्टम। जो सेकंड गवर्नर था वो था अल्फोंसो ड अल्बुकर्क। ये इंपॉर्टेंट है, ये गोवा को कब्जा किया था सुल्तान ऑफ बीजापुर से 1510 में। 1510 में ये सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा को कब्जा कर लिया था। और इसका है पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म। पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म होता है मतलब कि देखो, अभी तक क्या था फ्रांसिस्को डे अल्माइडा तक कि कंट्रोल था सिर्फ कि हाँ ट्रेड को हमको कंट्रोल करना है।
लेकिन जब अल्फांसो ड अल-बकर आया तो उसका एम चेंज हो गया। अब है कि पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म्स, मतलब अब हमको एरिया एनेक्स करना है, दूसरा रीजन्स को हराना है। देखो तभी तो वो बीजापुर के किंग को हराया और गोवा को उससे छीना, और अपने ये रीजन में सती एबॉलिश किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये अपने रीजन में सती को एबॉलिश किया था। फिर ये परमिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, देखो परमिट सिस्टम इसके टाइम में भी था, इसके टाइम में भी था। और कैप्चर, ये भटकाल को भी श्री कृष्णा देवराया जो विजयनगर के रूलर थे उनसे भटकाल को कैप्चर किया था। इसको अल्फांसो ड अल-बकर को रियल फाउंडर भी कहा जाता है। इंडिया में पोर्चुगीज का स्टेब्लिश्ड का पोर्चुगीज जो बन आया था तो उसका रियल फाउंडर इंडिया में किसको कहा जाता है? अल्फांसो ड अल-बकर का। गवर्नर था नीनो डा कुन्हा, जिसके टाइम में हेड क्वार्टर कोचीन से गोवा चेंज हुआ था। और बहादुर शाह ऑफ गुजरात जो है वो जब उसका मुगल एम्पायर से लड़ाई हुआ तो वो नीनो डा कुन्हा से हेल्प मांगा था, और नीनो डा कुन्हा इसको पहले तो अपने कोर्ट में शरण दे दिया लेकिन फिर इसको मार भी देता है, तो ये याद रखिएगा। फिर है अंडर मार्टिन अल्फांसो डा सूजा, जो फेमस जेस्यूट है। जेस्यूट क्या बोलते हैं? जो क्रिश्चियन मिशनरीज के जो फादर होते हैं, जो प्रोपगेट करते हैं क्रिश्चियनिटी को, तो वो जो फ्रांसिस्को जेवियर, वो अंडर मार्टिन अल्फांसो डे सूजा फेमस जेस्यूट्स सेंट फ्रांसिस्को जेवियर आए थे। तो वो कब आए थे? जब नीनो डा कुन्हा रूलर था। ठीक है, सेकंड है कि पोर्चुगीज का जो एक अदर कॉन्ट्रीब्यूशंस है तो वो है कि चेन ऑफ सी पोर्ट फोर्ट्रेसेस, मतलब कि जो कोस्टल एरियाज हैं, पोर्ट हैं जहाँ पे, वहाँ पे इन लोग ना किला बनाए हुए थे ताकि वो कोस्टल एरिया को कंट्रोल कर सके, ओशियन को कंट्रोल कर सके ये। ठीक है, पहले पोर्चुगीज सबसे पहले यूरोपियंस थे जो आए थे और सबसे लास्ट में छोड़े भी थे। इनका हेड ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था उसमें सबसे हेड होता था वाइसरॉय, जो 3 साल के लिए होता था। ठीक है, 1661 में किंग ऑफ पोर्चुगल बॉम्बे को एज अ डॉरी एज अ दहेज में चार्ल्स टू, इंग्लैंड के किंग चार्ल्स टू को दे दिया था पोर्चुगीज किंग, बॉम्बे को दहेज में। इन गोवा एंड प्रोविंस ऑफ नॉर्थ पोर्चुगल स्टेब्लिश देमसेल्फ एज विलेज लैंड ऑनर्स। गोवा और जो नॉर्थ के प्रोविंसेस है वहाँ पे जो पोर्चुगल थे वो अपने आप को वहाँ पे बसाए थे, तो वहाँ एज अ लैंड ऑनर्स वो बसे हुए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी पूछ दे कि गोवा और नॉर्थ प्रोविंसेस में पोर्चुगीज बसे हुए थे तो वो क्या थे वहाँ पे, तो वो लैंड ऑनर्स थे, विलेज लैंड ऑनर्स थे। हाँ, ये जो है स्टार्टिंग में देखिए जो ट्रेड था वहाँ पे केरला कोचिन वाले रीजन में, गुजरात वाले रीजन में, उसको मुस्लिम अरब मर्चेंट्स थे वो कंट्रोल करते थे। तो जब वो आए तो उनका अरब मर्चेंट्स और मुस्लिम से पूरा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो जिसके कारण वो बहुत सारे मुस्लिम्स को परसिक्यूट किए। स्टार्टिंग में वो हिंदू को लेकर बहुत टॉलरेंट थे, हिंदू को ऐसे परसिक्यूट नहीं करते थे, लेकिन बाद में ये हिंदू को भी नहीं छोड़े और हिंदू को भी परसिक्यूट किए। एक बैटल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बैटल ऑफ स्वाली, जो 1612 में हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी और पोर्चुगीज के बीच में। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का विक्ट्री, जीत हो जाता है। किसके अंडर में होता है? थॉमस बेस्ट के अंडर में जीत होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का, और ईस्ट इंडिया कंपनी पोर्चुगीज से सूरत को कैप्चर कर लेता है। सूरत कहाँ है? गुजरात में। अब एक जो इम्पॉर्टेंट है कि जैसे अगर मैं पूछूं कि जो केप ऑफ गुड होप रूट है उसको सबसे पहली बार कौन देखा था, तो आप जाहिर सी बात है आप बोलिएगा कि वास्को ड गामा, क्योंकि वो सबसे पहले ट्रेवल करके आया था। बट नहीं, सबसे पहले देखिए वो ट्रेवल किया था लेकिन देखा सबसे पहले था बार्तोलोमियो दियास। पोर्चुगीज का जो एक लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो है कि ये टोबैको, पाइनएप्पल, पपाया, कैशूनट और चिल्ली भारत में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी पोर्चुगीज़ के बारे में, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बिलीव मी। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ते हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है वो कोई काम का है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना, थैंक यू। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, क्या बोलते हैं, कमेंट में, मैं आपको मैसेज कर दूँगा। चलिए, थैंक्स।